आज की इस गहन चर्चा में हम महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम इसके सांस्कृतिक महत्व को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारे स्रोत इसे एक सटीक वैश्विक मानचित्र के रूप में पेश करते हैं। मतलब इसमें सुदूर पर्वतों और बर्फीले क्षेत्रों का ऐसा वर्णन है जो प्राचीन काल की हमारी भौगोलिक समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। जी बिल्कुल। और देखिए, प्राचीन ग्रंथों के भौगोलिक संदर्भों का आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर अध्ययन करना इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सही बात है। जब हम रामायण में वर्णित स्थानों का मिलान आज के विश्व मानचित्र से करते हैं तो ऐसी समानताएं उभर कर आती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस दौर में पृथ्वी का सर्वेक्षण किस स्तर का रहा होगा। इसे केवल एक मिथक मान लेना सही नहीं है। सही कहा आपने। मुझे किष्किंधा कांड का वो प्रसंग याद आ रहा है जहां सुग्रीव माता सीता के खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं। वो केवल दिशाएं नहीं बताते बल्कि रास्तों में आने वाली नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं का पूरा खाका खींच देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई विश्व एटलस पढ़ रहा हो। हाँ, और सुग्रीव का ये विवरण महज कल्पना नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध भौगोलिक सटीकता है। वे जिस दिशा में जिस भूभाग का जिक्र करते हैं ना, आधुनिक भूगोल में वे ठीक उसी स्थान पर मिलते हैं। यही बात सबसे हैरान करने वाली है, खासकर जब हम उत्तर दिशा के विवरण को देखते हैं, जिस पर आज हमारा मुख्य फोकस भी है। सुग्रीव हिमालय पार करने के बाद के जिस इलाके का वर्णन करते हैं वो आज के साइबेरिया या कहें कि आर्कटिक क्षेत्र से हूबहू मेल खाता है। बिल्कुल। वे एक ऐसी भूमि की बात करते हैं जो दूर दूर तक केवल बर्फ से ढकी है और जहां सूर्य का प्रकाश एक अलग ही रूप में नजर आता है। अगर हम आधुनिक शोध और पुरावों से इसकी तुलना करें तो ये आर्कटिक सर्कल का बेहद सटीक वर्णन है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली परमाफ्रॉस्ट, यानी वो बर्फ की परतें जो कभी नहीं पिघलती, और 6 महीने के दिन और रात का चक्र इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा वहां आसमान में दिखने वाली रंग बिरंगी रोशनी का जो जिक्र है वो स्पष्ट रूप से ऑरोरा बोरेलिस की घटना है, जिसे केवल उत्तरी ध्रुव के करीब ही देखा जा सकता है। हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में बैठकर इतनी दूर स्थित दुर्गम बर्फीले इलाके की इतनी सूक्ष्म जानकारी, मतलब ये तो हमारी सीमित भौगोलिक ज्ञान की थ्योरी को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। अब अगर हम उत्तर के इन बर्फीले रहस्यों से दक्षिण की ओर मुड़ें तो सुग्रीव महासागर पार एक विशाल द्वीप का उल्लेख करते हैं जिसे आज का श्रीलंका माना जाता है, और यहीं राम सेतु की चर्चा भी आती है। जी, राम सेतु का विषय बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि उपग्रह से ली गई तस्वीरों में समुद्र के भीतर ये श्रृंखला आज भी देखी जा सकती है। हमारे स्रोतों में इस पर दोनों तरह के विचार मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे चूना पत्थर की एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना मानते हैं, जबकि कई शोधकर्ता इसे रामायण में वर्णित वही प्राचीन पुल मानते हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये संरचना अपने आप में बेहद खास है। चाहे इसे प्राकृतिक रूप से बनी हुई श्रृंखला माना जाए या मानव निर्मित ढांचा, इसका अस्तित्व और रामायण में इसका एकदम सटीक स्थान पर वर्णन उस काल की समुद्री समझ को प्रमाणित करता है। इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये नक्शा किस कालखंड में बनाया गया था। स्रोत बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान इसका जवाब तारों और ग्रहों की स्थिति में ढूंढ रहा है। इसे हम एक तरह की खगोलीय घड़ी कह सकते हैं। रामायण में विशिष्ट घटनाओं के समय ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति बताई गई है, आधुनिक प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के जरिए जब उस सेलेस्टियल क्लॉक को पीछे घुमाया जाता है तो आकाशीय स्थितियां आज से लगभग 7000 से 14000 वर्ष पूर्व के समय से एकदम सटीक बैठती हैं। मतलब जिन घटनाओं को हम कुछ सदियों पुराना मानते थे, उनका संबंध इतने पुराने कालखंड से हो सकता है। बिल्कुल। ये खगोलीय और भौगोलिक प्रमाण मिलकर एक पूरी तरह से नई ऐतिहासिक समय रेखा की ओर इशारा करते हैं। रामायण को केवल एक साहित्यिक रचना के दायरे में सीमित नहीं रखा जा सकता। ये प्राचीन मानव सभ्यता के उस उन्नत ज्ञान का जीवंत दस्तावेज है जिसने शायद पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। और यहीं से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है।
यदि 7 से 14,000 वर्ष पूर्व के मानव के पास आर्कटिक की बर्फ, वहां की रोशनी और विश्व के भूगोल की इतनी सटीक जानकारी थी, तो क्या यह संभव है कि उस समय की सभ्यताओं के पास वैश्विक अन्वेषण की ऐसी उन्नत तकनीकें या कोई स्थापित नेटवर्क मौजूद था जिसे आज का इतिहास पूरी तरह भुला चुका है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से शोध और चिंतन करने की जरूरत है।